हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? फिजिक्स अच्छी तरह से आपके समझ में आ रही होगी। आज अपने पढ़ेंगे धारिता। धारिता इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरह से समझना है। फिजिक्स पढ़ने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है और एक एक जो शब्द है इसका, उसको आप अच्छी तरह से समझ के फिर करेंगे, आपको कहीं भी फिजिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने पास है विद्युत धारिता। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। अपने किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, पूरा चैप्टर अपने उसी क्वेश्चन बेस पे ही करेंगे भी किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक तथा विमा लिखिए। अब विद्युत धारिता, ये धारिता क्या चीज है? मैं सिर्फ आपको धारिता के बारे में बता रहा हूं एक बार, विद्युत धारिता नहीं, सिर्फ धारिता के बारे में। धारिता शब्द का अर्थ क्या है? धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता। किस तरह से धारण करने की क्षमता? एक गिलास है अपने पास, उस गिलास में अपने क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो गिलास द्वारा पानी ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा है। उससे और ज्यादा पानी अगर अपने डालेंगे तो वो पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। गिलास है, गिलास में पानी डाला, पानी जितनी इसकी धारिता है उतना तो उसके अंदर आ जाएगा, बाकी पानी जो है इससे बाहर निकल जाएगा, यानी बाहर बिखर जाएगा। तो इसकी जितनी धारण करने की क्षमता है, यानी पात्र के लिए धारिता जो होती है वो उसका आयतन होता है। कोई भी पात्र जो है, उस पात्र के लिए जो धारिता है वो क्या होती है, उसका आयतन है। तो इस गिलास द्वारा जितना पानी ग्रहण किया जाएगा, मतलब इसकी जितनी धारिता है उतना तो ये पानी ग्रहण कर लेगा, बाकी पानी जो है वो बाहर बिखर जाएगा। एक सिंपल सा और एग्जांपल, किसी बच्चे पे बाहर रख रहे हैं तो वो जितना वो बाहर सहन कर सकता है वहां तक तो ठीक है, फिर या तो बच्चा लड़खड़ा के गिर जाएगा, तो वो भी उसकी क्या एक तरह से धारण करने की क्या है, क्षमता है। अब बात अपने पास आती है विद्युत धारिता की। विद्युत धारिता किसे कहते हैं? विद्युत धारिता क्या होता है, जब अपने किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। उस सीमा तक, उस क्षमता तक चालक जो है आवेश ग्रहण करता है, उसी को क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो और आवेश दें तो क्या हो जाएगा, जैसे अपने पास ये चालक है, अब जब अपने इस चालक को आवेश देंगे तो ये आवेश ग्रहण करेगा, लेकिन इसके आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा होगी, उसके बाद ये आवेश ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, जैसे गिलास में पानी डाला वो तो बाहर बिखर गया, तो यहाँ आवेश कहाँ जाएगा? ये एक सिंपल सा अपने पास होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जब अपने क्या करते हैं, किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक के विभव में वृद्धि होती है, और जब चालक का विभव इस मान को पार कर जाता है तब क्या होता है, इसके चारों तरफ की जो वायु होती है उस वायु में आवेश क्षरित होना शुरू हो जाता है। जैसे गिलास में से पानी बाहर बिखर रहा था, उसी तरह से ये मानिए इससे आवेश जो है वो बाहर बिखरना शुरू हो जाता है, लेकिन इस सीमा के बाद। तो इस सीमा तक तो ये आवेश ग्रहण करता है, इसके बाद ये ग्रहण, मतलब ये इसकी सीमा है। तो ये क्या होता है, धारिता होती है। तो अपने देखेंगे कि विद्युत धारिता क्या है। विद्युत धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की
विद्युत धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। कोई भी चालक है, उस चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। जब अपने किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक को आवेश एकदम से नहीं दिया जाता कभी भी। जैसे ये चालक है, इस चालक को अपने क्या करते हैं? पैकेट्स में आवेश दिया जाता है, यानी टुकड़ों में आवेश दिया जाता है। जब आवेश पहला आवेश दिया, वो आवेश इस पर वितरित हो गया। अब अपने और आवेश दे रहे हैं, और आवेश देंगे तो पहले वाला आवेश उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो क्या होगा? इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य जो है वो इसकी ऊर्जा में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है, अर्थात इसके विभव में वृद्धि कर देता है। मतलब जब और आवेश देंगे, इस आवेश के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य इसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है, मतलब इसकी ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है मतलब इसके विभव में वृद्धि होती है। तो किसी चालक को दिया गया आवेश जो है वो चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश चालक के विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। अब अपने इसी चीज को मैथमेटिकल रूप में, गणितीय रूप में लिखना चाहते हैं। यदि चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो तो क्यू समानुपाती अपने पास क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। क्यू समानुपाती अपने पास क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? CV आ जाएगा। C एक समानुपाती नियतांक है। C अपने पास क्या है? C समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। C एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इस C का मान जो है, C का मान किस पर निर्भर करता है? C का मान चालक के आकार तथा चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। C का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? चालक के आकार पर। इन चीजों को अपने प्रूव करेंगे कि किस तरह से ये C आकार पर निर्भर कर रहा है, किस तरह से ये चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। तो C क्यू इज इक्वल टू अपने पास आ गया CV। C अपने पास एक समानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। इसका मान चालक के आकार और चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। अब बात आती है अपने पास से कि अगर अपने Q और V में ग्राफ खींच दें, Q और V में ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ कैसा आएगा? Q और V में ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा ग्राफ आएगा जो मूल बिंदु में से गुजरेगी। अगर इस ग्राफ का अपने ढाल ज्ञात करें, इस ग्राफ का ढाल ज्ञात करें, ढाल जब भी ज्ञात करते हैं तो टेंजेंट ज्ञात किया जाता है, टेन थीटा ज्ञात किया जाता है। और ढाल को अपने किस से लिखते हैं? M से लिखते हैं। M इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है लंब बटा आधार। तो लंब में अपने पास क्या? Q, आधार है अपने पास V, तो Q बटा V आ जाएगा। और Q बटा V अपने पास क्या है? C। तो इस सरल रेखा का ढाल जो है वो चालक की धारिता को बताता है। अब अपने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर अपने 1 दे देते हैं। तो समीकरण 1 से अपने क्या लिख सकते हैं? 1 से अपने पास आ जाएगा C इज इक्वल टू क्यू बटा V। तो अब अपने धारिता को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा इसके फलस्वरूप
चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का जो अनुपात होता है उसे चालक की धारिता कहते हैं। चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश तथा इसके फलस्वरूप चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। अपने एक परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि चालक को जो आवेश दिया गया है और उस आवेश के फलस्वरूप चालक के विभव में जो वृद्धि हुई है उन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, चालक की धारिता कहलाती है। अब और अपने इसको थोड़ा और आगे परिभाषित करें। ये इक्वेशन नंबर अपने पास 2 आ गई। अब अपने पास यदि V = 1 वोल्ट हो, V बराबर 1 वोल्ट हो, तो समीकरण 2 से अपने क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से अपने पास आ जाएगा C = Q। इसका मतलब ये हुआ कि चालक की धारिता Q के बराबर है, मतलब उस आवेश के बराबर है। लेकिन कौन से आवेश के बराबर? जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो संख्यात्मक दृष्टि से किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है, उस आवेश के बराबर होती है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। एक परिभाषा अपने पास ये संख्यात्मक दृष्टि से किसी चालक की धारिता जो है वो चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर है, यानी आवेश के बराबर है। कौन से आवेश के बराबर है? जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो ये अपने पास क्या आ गई, धारिता की परिभाषा आ गई। अब अपने पास आता है कि इसका मात्रक क्या है। तो एसआई पद्धति में, क्योंकि अपने सारी पद्धति जो यूज करते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, एसआई पद्धति ही यूज करेंगे। तो एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक इस 2 नंबर समीकरण से लिखेंगे अपने। धारिता का मात्रक आवेश का मात्रक बटा विभव का मात्रक। आवेश का मात्रक अपने पास होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम बट्टा क्या हो गया, वोल्ट। इस कूलाम बट्टा वोल्ट को क्या कहते हैं, फेरेड कहते हैं। तो एसआई पद्धति में धारिता का जो मात्रक है वो क्या है, फेरेड है। कूलाम बट्टा वोल्ट जिसे क्या कहते हैं, फेरेड कहते हैं। तो फेरेड इसका क्या है, मात्रक है। अपने 1 फेरेड को परिभाषित करेंगे। 1 फेरेड = अपने पास आ जाएगा 1 कूलाम बट्टा 1 वोल्ट। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होती है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। ये 1 फेरेड की क्या होगी, परिभाषा होगी। लेकिन ये फेरेड जो होता है ये एक बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इसके छोटे रूपों का उपयोग किया जाता है। बड़ा होता है क्या, इसके बारे में भी अपने पता करेंगे कि वास्तव में फेरेड एक बड़ा मात्रक है। तो इसके जो छोटे रूप हैं, मिली फेरेड। ये जो मिली है, मिली एक संख्या होती है। मात्रक फेरेड ही है लेकिन मिली क्या है, एक संख्या है। इसको अपने क्या कहते हैं, इसका मान जो होता है मिली का वो 10⁻³ फेरेड।
तो 1 मिली फेरेड बराबर होता है 10⁻³ फेरेड। 1 माइक्रो फेरेड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 फेरेड। 1 नैनो फेरेड, नैनो का मतलब होता है 10⁻9, तो 10⁻9 फेरेड। और 1 पिको फेरेड, पिको का मतलब होता है 10⁻12 फेरेड। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ऐसा, अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरह से नहीं आता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है। ये जो पिको फेरेड है इसको 1 माइक्रो फेरेड लिख देते हैं। अगर ये लिखा हुआ आ जाए तब तो इसका मतलब ये है, लेकिन कहीं अपने को लिखना पड़े तो अगर अपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये रोंग है। अपने 10⁻12 फेरेड को 1 पिको फेरेड ही लिख सकते हैं, अपने ये नहीं लिखेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो इसका मीनिंग ये होता है। क्यों लिखते हैं? कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं कि कहीं अपने ये न सोच लें कि ये 2 बार तो प्रिंट नहीं हो गया क्या। तो ये ध्यान रखना है अपने को, अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ मिले तो उसका मीनिंग ये होता है। लेकिन इसको अगर अपने लिखना हो तो अपने यही लिखेंगे, ये नहीं लिख सकते अपने, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसके छोटे रूपों का उपयोग किया जाता है। अब आता है इसका मात्रक क्या है, सॉरी विमा क्या है। ये मात्रक हो गया, विमा क्या है। विमा, देखिए विमा के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि विमा को रट के नहीं रखना है, रट के फिजिक्स में किसी चीज को नहीं रखना है, आपको समझ के रखना है कि क्या करना है अपने को, तो रट के किसी चीज को नहीं रखना है। तो विमा के लिए, विमा भी अपने 2 नंबर समीकरण से लिखेंगे। विमा अपने पास आ जाएगी आवेश की विमा बटा विभव की विमा। तो आवेश की जो विमा है, आवेश की विमा होती है A1 T1। अब विभव की क्या विमा होती है याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विभव क्या है ये याद होना चाहिए अपने। विभव अपने पास होता है एकांक धनावेश पर किया गया कार्य, यानी विभव होता है अपने पास कार्य बटा आवेश। कार्य की विमा अपने को पता है, आवेश की विमा अपने को पता है, तो अपने पास आ जाएगी कार्य की विमा होती है M1 L2 T-2 अपॉन आवेश की विमा, अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा A1 T1। तो ये अपने पास आ जाएगा M-1, L ऊपर जाएगा L-2, T ऊपर जाएगा 4 हो जाएगी T4, A2 है ही ऊपर। तो ये अपने पास क्या होगी, धारिता की विमा होगी। तो ये था अपने पास विद्युत धारिता क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है और उसकी विमा क्या है। रटना नहीं है, समझ के रखना है कि क्या है ये। अब आता है अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपने पास गोलीय चालक की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। गोलीय चालक की धारिता का अपने को क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। अपने मान लेते हैं कि अपने पास कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है। अपने पास कैपिटल R त्रिज्या का ये एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है। तो अपने पास क्या है, माना R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है। इसे Q आवेश देते हैं तो दिया गया संपूर्ण आवेश चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अपने क्या किया, इससे प्लस Q आवेश दिया तो दिया गया आवेश, ये चालक की प्रॉपर्टी होती है। अपने पीछे किया था कि जब किसी चालक को अपने आवेश देते हैं तो चालक को दिया गया आवेश जो होता है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये Q आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो अब चालक के पृष्ठ पर विभव,
चालक के पृष्ठ पर विभव, विभव अपने पास आ जाएगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये भी अपने विभव वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी चालक के पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है। सिंपल सा अपने इसको लिखते हैं KQ बटा R। तो अपने पास आ गया V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। समीकरण नंबर आ गई अपने पास 1। चालक की दारिता, दारिता की अभी अपने परिभाषा लिखी थी, तो वो अपने पास थी C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। देखिए बच्चे, अपने सभी बेटा अपने क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे दारिता से संबंधित उनमें अपने को यही फॉर्मूला काम में लेना है, C बराबर क्यू बटा V। अपने क्या करेंगे, V को ज्ञात करेंगे, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं V ज्ञात करने के। V ज्ञात करके इस फॉर्मूले में V का मान रख देंगे, अपने पास दारिता का मान आ जाएगा। तो V कैसे ज्ञात करेंगे, वो अलग अलग तरीके होंगे, वो अपने जैसे आएगा आगे तब अपने देखेंगे। तो ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 2। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से अपने पास आ जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपोन वाली राशि इंटू में चली जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये गोलीय चालक की दारिता का सूत्र अपने पास आ गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है वो नियतांक है। इसका मतलब ये हुआ कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है। C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है, यानी C समानुपाती R है। इसका मतलब ये हुआ अगर R बढ़ाएं, मतलब चालक का आकार बढ़ाएं, तो दारिता बढ़ती है। अपने अभी कहा था कि C का मान चालक के आकार पर निर्भर करता है, वो बात अपने प्रूव हो गई। तो अब अगर अपने क्या करें, C और R में ग्राफ खींचना चाहें तो C और R में ग्राफ खींचना चाहें, समानुपाती है तो स्ट्रेट लाइन आएगी और मूल बिंदु में से गुजरेगी। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, C और R में ग्राफ आ जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार आया हुआ है 1 नंबर का, कि किसी गोलीय चालक की दारिता और उसकी त्रिज्या में ग्राफ खींचिए। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन अपने पास इस तरह से आया हुआ है। तो दारिता और उसकी त्रिज्या में ग्राफ जो है वो इस तरह का आ जाएगा। अब अपने पास आता है कि अगर इस चालक के चारों ओर हवा या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम हो, चालक के चारों ओर हवा या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम हो तो दारिता माध्यम के लिए लिखेंगे। माध्यम के लिए लिखेंगे तो CM का मतलब है मीडियम, M यूज करेंगे। CM इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R। माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन 0 जो है वो किसकी, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो अपने पास ये आ जाएगा। अपने एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 में संबंध जानते हैं। अपने जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ये मान इस इक्वेशन में रख देते हैं। जब ये मान रखेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, तब अपने पास आएगा CM इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू R आ जाएगा। ये अपने पास किसी माध्यम में किसी गोलीय चालक की क्या आ गई, दारिता आ गई। अगर अपने इसमें इस 3 नंबर से मान रख दें तो अपने पास आ गया CM इज इक्वल टू आ जाएगा C इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। देखिए जैसे अपने इसको माध्यम में रखेंगे तो माध्यम में दारिता के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये था अपने पास गोलीय चालक की दारिता का सूत्र। तो दोनों बातें अपने समझ में आ गई। एक तो चालक की दारिता जो है वो चालक के आकार पर निर्भर कर रही है, और एक उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर कर रही है। ये दोनों बातें अपने लिखी थी पीछे कि चालक की दारिता चालक के आकार पर और उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। तो दोनों बातें इस क्वेश्चन से अपने समझ में आ गई है।
अब अपने पास आता है नेक्स्ट कि पृथ्वी को गोलीय चालक मानकर उसकी धारिता कैसे ज्ञात करें। अब देखो, अपने पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए पृथ्वी की धारिता ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। इसकी धारिता का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी गोलाकार है और अपने इसको गोलीय चालक मान लेते हैं, और गोलीय चालक मानकर क्या करेंगे, इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। तो पृथ्वी की गोलीय चालक की धारिता का सूत्र अपने पास है, गोलीय चालक की धारिता C इज इक्वल टू, अपने अभी निकाला है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है इसको अपने लिख सकते हैं 1/K, आसान हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R/K। R पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या R इज इक्वल टू अपने पास होती है 6400 किलोमीटर। ये आ जाएगा 6400 गुणा 10 की पावर 3 मीटर। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। के का मान अपने पास कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये के का मान है। ये दोनों मान इस इक्वेशन में रख दें तो धारिता C इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6400 गुणा 10 की पावर 3 बट्टा में अपने पास आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। ये अपने पास आ जाएगा, ये 10 की पावर -6 हो जाएगी। 6400 में 9 का भाग दे देते हैं, 9 7 63, 1 बच गया 10, 9 1 9, 1 बच गया 10 इंटू 10 की घात -6 फेरड। 10 की घात -6 को अपने माइक्रो लिख सकते हैं, तो यह आ गया 711 माइक्रोफेरड। अब देखो, पृथ्वी जितना बड़ा गोलीय चालक जो है उसकी धारिता किस में आई, माइक्रोफेरड में। इसका मतलब ये हुआ कि फेरड जो है वो एक बड़ा मात्रक है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, अपने ये कहा था कि चालक की धारिता उसके आकार पर निर्भर करती है। बिल्कुल करती है, क्योंकि अपने फॉर्मूला ड्राइव किया है, C इज प्रोपोर्शनल टू R था। लेकिन देखिए, किसी चालक के आकार को बढ़ाकर उसकी धारिता को बढ़ाना जो है वो सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जितना बड़ा गोला जो है उसकी भी धारिता 711 माइक्रोफेरड ही अपने को प्राप्त हुई है। तो एक चीज तो अपने को ये पता लग गई कि फेरड जो होता है वो एक बड़ा मात्रक होता है, और दूसरा अपने को ये पता लग गई कि धारिता जो होती है वो आकार के समानुपातिक तो होती है, लेकिन आकार को बढ़ाकर धारिता को बढ़ाना सुविधाजनक नहीं है। समझ आ गया। अब आता है अपने पास कि अपने पास एक फेरड धारिता के चालक की त्रिज्या कितनी होगी। एक फेरड धारिता वाले चालक की त्रिज्या कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, और क्या ऐसे चालक को अपने किसी अलमीरा में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक फेरड धारिता वाले चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या इसे किसी अलमारी में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं। मतलब अपने पास एक ऐसा चालक है जिसकी धारिता अपने को दी हुई है, अपने को क्या करनी है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अपने पास गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये अपने पास आ जाएगा C इज इक्वल टू R/K। अपने को ज्ञात क्या करना है, R ज्ञात करना है। तो R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा K इंटू C। इसमें मान रख दें, C का मान अपने को दिया हुआ है, तो R इज इक्वल टू K होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू C 1, तो यह आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर, यानी इतनी उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी।
और इतने बड़े चालक को अपने अलमारी में नहीं रख सकते। तो ये था अपने पास चालक की धारिता क्या है, गोलीय चालक की धारिता क्या है। पृथ्वी को गोलीय चालक मान लिया तो उसकी धारिता कितनी होगी। अब एक बात अपने समझ में आ गई कि किसी चालक मतलब एक फेरेड अगर अपने धारिता चाह रहे हैं तो इतना बड़ा चालक अपने को चाहिए, और इतना बड़ा चालक पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई कि चालक के आकार को बढ़ाकर धारिता को बढ़ाना सुविधाजनक नहीं है। तो फिर अपने तो धारिता बढ़ानी है, किस तरह से बढ़ाएं, उसको बढ़ाने का तरीका क्या है। तो एक नया उपकरण है संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत क्या है। ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें आकार को बढ़ाने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं क्या है। संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए। सिद्धांत को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि संधारित्र किसे कहते हैं। कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, संधारित्र देखा है आपने, जिसको नॉर्मली अपने क्या बोल देते हैं, पंखे में जो सेल लगा होता है सेल बोल देते हैं, एक्चुअली में वो क्या होता है संधारित्र, कैपेसिटर, कंडेंसर भी बोल देते हैं। ठीक है, जो भी विद्युत मोटर होती है उसके साथ क्या होता है कैपेसिटर लगा होता है। तो अपने पास क्या है संधारित्र है क्या चीज। संधारित्र किसे कहते हैं। देखिए अभी अभी देखा आपने कि किसी चालक की जो धारिता होती है वो उसके आकार पर निर्भर करती है, परंतु उसके साथ साथ अपने ये देख लिया कि चालक के आकार को बढ़ाकर धारिता को बढ़ाना सुविधाजनक नहीं है। तो फिर संधारित्र आता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना अपने क्या करते हैं धारिता में वृद्धि करते हैं। तो चालकों का ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना धारिता में वृद्धि की जाती है संधारित्र कहलाता है। देखिए चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार को नहीं बढ़ाएंगे, जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना धारिता में वृद्धि की जाती है, संधारित्र कहलाता है। अब देखिए संधारित्र है क्या चीज। संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती है। संधारित्र जो होता है, संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती है, जिसमें से एक प्लेट को बैटरी के धनागर से तथा दूसरी को बैटरी के ऋणागर से जोड़ा जाता है। इसमें दो प्लेटें होती है, एक प्लेट को तो बैटरी के धनागर से जोड़ देते हैं, दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋणागर से जोड़ देते हैं। जिस प्लेट को बैटरी के धनागर से जोड़ते हैं उस प्लेट को क्या कहते हैं धनात्मक प्लेट कहते हैं। उस प्लेट को धनात्मक प्लेट कहते हैं। और जिसको अपने बैटरी के ऋणागर से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं ऋणात्मक प्लेट कहते हैं। एक प्लेट जो होती है उसमें क्या करेंगे उसे बैटरी के धनागर से जोड़ते हैं, और दूसरी प्लेट जो होती है उसको बैटरी के ऋणागर से जोड़ दिया जाता है। अब इसमें अपने धारिता को बढ़ाएंगे कैसे। इसमें क्या करते हैं, वो कोई भी विधि होगी अपने अभी देखेंगे, किसी विधि द्वारा चालक के आवेश को परिवर्तित किए बिना अपने क्या करेंगे उसके विभव में कमी कर देंगे।
जब अपने विभव में कमी कर देंगे तो चालक को वापस उसी विभव तक लाने के लिए अपने को और आवेश देना पड़ेगा, मतलब वो चालक और आवेश ग्रहण करने के योग्य हो जाएगा। तो आवेश अगर और ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब उसकी धारिता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी अपने क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला वही C=Q/V वाला, अपने इसको चेंज नहीं करेंगे, यानी आवेश को कोई परिवर्तन, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आवेश को बिना परिवर्तित किए अपने इस विभव को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और विभव को कम कर देंगे तो और अपने को क्या करना पड़ेगा, इससे विभव आवेश देना पड़ेगा। और आवेश देना पड़ेगा मतलब और आवेश देंगे तो आवेश ग्रहण कर रहा है वो, और आवेश ग्रहण करने को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसका मतलब इसकी धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब संधारित्र को दिखाते कैसे हैं, संधारित्र को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका संकेत होता है, एक ये संकेत है और एक संकेत ये अपने काम का नहीं है ये वाला, हालांकि दो तरह के संकेत होते हैं। ये होता है नियत धारिता का संधारित्र, ये जो है वो नियत धारिता का संधारित्र है, मतलब इसमें इसकी धारिता जो है वो फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। ये होता है परिवर्ती धारिता का संधारित्र, परिवर्ती धारिता का संधारित्र। इसमें धारिता को जो है वो बदला जा सकता है। ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है, तीर का जो चिन्ह लगा हुआ है, तो इस तरह से संधारित्र को दर्शाया जाता है। अब आता है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, अच्छी तरह से समझना है अपने को। अपने क्या करेंगे, एक चालक प्लेट लेते हैं, ये तो था संधारित्र। अब आता है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, सिद्धांत क्या है संधारित्र का। अपने क्या करते हैं, एक चालक प्लेट ए लेते हैं, ये एक चालक प्लेट ए है, इसको एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं, इसको एक कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। अब क्या करते हैं, इस चालक प्लेट ए को प्लस Q आवेश देते हैं। जब अपने इसको प्लस Q आवेश देंगे तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसको प्लस Q आवेश दे दिया, प्लस Q आवेश दिया तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक चालक प्लेट ए लेते हैं, इसे कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। अब इसे प्लस Q आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो दिया गया संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब समान आकार और समान क्षेत्रफल और समान पदार्थ के एक अन्य चालक प्लेट बी लेते हैं और उस बी प्लेट को इस ए प्लेट के समांतर अल्प दूरी पर रख देते हैं। समान आकार, समान पदार्थ तथा समान क्षेत्रफल की एक अन्य चालक प्लेट बी को ए के समांतर अल्प दूरी पर रखते हैं। जैसे अपने ये रखेंगे, रखते ही क्या होता है, प्रेरण होता है। प्रेरण अपने पढ़ा हुआ है। प्रेरण जब होगा तो क्या होगा, इस बी की भीतरी सतह पर समान परिमाण का ऋणावेश और बाहरी सतह पर ये रखते ही हो जाता है, तुरंत क्रिया होती है ये, और बाहरी सतह पर समान परिमाण का प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा। भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश और बाहरी सतह पर
प्लस क्यू आवेश जो है वो प्रेरित हो जाएगा। अब होता क्या है, रखते हैं तो प्रेरण द्वारा B की वितरित सतह पर समान परिमाण को मैं माइनस क्यू से लिख देता हूं, माइनस क्यू वितरित सतह पर माइनस क्यू, तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। ये सिंपल सी बात थी। देखिए ये बात समझ में आ गई। देखो बेटे, अपने क्या किया, अपने एक चालक प्लेट ए ली, ए को कुचालक स्टैंड पर रख दिया, इसे क्यू आवेश दिया, और इसे क्यू आवेश देंगे तो चालक है, तो चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। समान पदार्थ, समान क्षेत्रफल और समान आकार की एक प्लेट बी ले ली, इसको इस ए के समांतर अल्प दूरी पर रख दिया, तो प्रेरण होगा। प्रेरण से इसकी वितरित सतह पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो गया। अब देखिए, आराम से समझने वाली बात है, अच्छी तरह से समझना है अपने को। जब अकेली ए प्लेट थी, तो ए प्लेट का विभव मान लेते हैं, अकेली का ए प्लेट का विभव अपने पास VA था, ये मान लेते हैं। जैसे अपने बी प्लेट रखी, तो बी प्लेट रखते ही इस पे माइनस क्यू आवेश और इस पर क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश। अपने जानते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस विभव जो है वो प्रेरित होगा। मतलब इसके कारण यहाँ माइनस विभव उत्पन्न हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा, प्लस विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो बी प्लेट रखने के बाद ए का विभव क्या होगा, ए का विभव VA तो है ही है उसका, माइनस अपने पास आ जाएगा V और प्लस अपने पास आ जाएगा, मैं V1 नाम दे देता हूं इसको, और प्लस अपने पास आ जाएगा V2। मतलब इतना तो इसमें से घट जाएगा और इतना इसमें जुड़ जाएगा। अब बात ये आती है कि अपने पास ये मान जो है वो VA से कम है या ज्यादा है, ये पता करना है अपने को। बात समझ आ रही होगी। इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ माइनस V1 विभव हो गया और इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ प्लस V2 हो गया। तो A का अब कुल विभव इतना हो गया। अब अपने को ये देखना है कि ये जो मान है वो इससे ज्यादा है या कम है। सिंपल सा है, अपने पास इसकी दूरी मान लेते हैं R1 है, तो इसकी दूरी निश्चित रूप से क्या होगी, R2, जो R1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ऋण आवेश जो है वो ए प्लेट के निकट स्थित है और धन आवेश जो है वो इसकी तुलना में ए प्लेट से दूर स्थित है। तो अपने पास जो विभव है V1 का मान अपने पास आएगा माइनस KQ/R1 और V2 का जो मान आएगा वो आएगा KQ/R2। अब R1 छोटा है, R2 बड़ा है, इसका मतलब ये जो राशि है संख्यात्मक रूप से ये राशि बड़ी है और ये राशि जो है वो छोटी है। मतलब घटने वाली राशि बड़ी और जुड़ने वाली राशि जो है वो छोटी। ये तो है बड़ी और ये राशि जो है वो है छोटी। बात समझ आ गई होगी। क्यों छोटी बड़ी है इसका पता अपने को इस दूरी से लग रहा है, क्योंकि ये दूरी छोटी है तो परिणामी मान क्या हो जाएगा, बड़ा। ये दूरी बड़ी है तो परिणामी मान क्या हो जाएगा, छोटा। मतलब इसमें घट रही है ज्यादा राशि, जुड़ रही है इसमें कम राशि। तब अपने पास क्या आ जाएगा, अब अपने पास जो फॉर्मूला है C=Q/V, यानी अपने V को क्या कर दिया, कम कर दिया। V को क्या कर दिया, कम। अगर अपने V को कम कर दिया तो अपने इसको उसी विभव तक लाने के लिए और आवेश दे सकते हैं, और उसी विभव तक लाने के लिए और आवेश देंगे, इसका मतलब इसकी धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये अपने पास आ गया। अब देखो अगर ये प्लस आवेश नहीं होता, बी प्लेट की बाहरी सतह पर अगर प्लस आवेश नहीं होता तो जुड़ने वाली राशि नहीं आती, तो विभव में और अधिक कमी हो जाती, और विभव में अगर और अधिक कमी हो जाती तो धारिता में क्या हो जाती, और अधिक वृद्धि हो जाती। कैसे, अपने क्या करते हैं, बी प्लेट जो है, इस बी प्लेट की बाहरी सतह का संपर्क जो है वो पृथ्वी से कर देते हैं, जिसको अपने बोलते हैं भू संपर्कित कर देते हैं। जो बी प्लेट है, इस बी प्लेट की बाहरी सतह का संपर्क किससे कर दिया,
पृथ्वी से कर दिया, जिसे कहते हैं भू संपर्कित। जिससे अपने क्या करते हैं, इस बाहरी सतह का संपर्क पृथ्वी से करते हैं, तो क्या होता है, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस धनावेश को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। यानी ये धनावेश जो है वो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन हो जाएगा। जब ये उदासीन हो जाएगा तो ये राशि यहाँ से हट जाएगी। इसका मतलब विभव में क्या हो जाएगी, और अधिक कमी हो जाएगी। विभव में और अधिक कमी हो जाएगी तो अपने और अधिक आवेश दे पाएंगे, और अधिक आवेश दे पाएंगे तो इसकी धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। मतलब सिंपल से शब्दों में कहें तो जब अपने चालक प्लेट बी को रखते हैं तो बी की भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश, बाहरी सतह पर क्या आया, प्लस क्यू आवेश। ये माइनस क्यू आवेश जो है वो इस प्लस क्यू आवेश की तुलना में निकट स्थित है। अतः ए के विभव में परिणामी रूप से क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर बी की बाहरी सतह को भूसंपर्कित कर दिया जाए तो बी की बाहरी सतह पर प्रेरित धनावेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन हो जाता है, जिससे ए के विभव में और अधिक कमी होती है, और ए के विभव में और अधिक कमी होने से धारिता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। धारिता में अगर और अधिक वृद्धि होगी, यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो यही संधारित्र का सिद्धांत है। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अच्छी तरह से समझिए, रट्टा नहीं लगाना है, अच्छी तरह से इसको समझिए। धन्यवाद।